क्योंकि इस दिन के लिए भारत के लोगों को भी बड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा था और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, धूप है थोड़ी तीखी पर फिर भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वर्ष 1918 को महात्मा गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए कहा था। कहने का मतलब है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है बच्चों। कई बार हम ऐसा बोल देते हैं, परंतु भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ये भाषा है, इसलिए हमारा जो ध्यान रहता है वो राष्ट्रभाषा की ओर रहता है। हम ये कहेंगे कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु एकता के सूत्र में भारत को जोड़ने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। परंतु हिंदी के लिए मैं यही कहूँगा कि हमारे कवि ने कहा था, भारतेंदु जी ने, कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। कहने का मतलब है कि जो हृदय का जो कांटा है वो अपनी भाषा को जब तक महत्व नहीं दोगे तब तक नहीं दूर कर सकते। फिर मैं कहूँगा कि हिंदी सिर्फ भाषा या संवाद का साधन नहीं है, जोड़ने का जो काम कर रहा है वो हिंदी कर रही है। मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाषा या माताएं छोटी या बड़ी नहीं होती। मेरी या तुम्हारी जरूर हो सकती है, मेरी या तुम्हारी जरूर हो सकती है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पूजनीय है और मेरी माँ मेरे लिए पूजनीय है। लेकिन जब हम एक दूसरे के सामने आ जाएं तो अच्छा होगा कि तुम मेरी माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लो और मैं तुम्हारी माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लूँ, तो बहुत बड़ी बात होगी। ये बच्चों अभी आपके सामने सार्थक हुआ है। जोरदार तालियां बजा दें इस बात के लिए, क्योंकि ये बात अभी अभी सार्थक हुई है। शशिकांत यहाँ जब प्रतिज्ञा लेकर आए तो वो उनकी बारी थी उड़िया भाषा में बोलने की, परंतु उन्होंने आज देखा कि सामने बोर्ड लगा हुआ है हिंदी दिवस का, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उनके मन में आया कि मुझे हिंदी भाषा में प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और उन्होंने तुरंत अपने मन को मानस को बदला और हिंदी भाषा में प्रतिज्ञा ली। तो ये होता है, हमें एक दूसरी भाषा का सम्मान कर रहे हैं, यही भारत की पहचान है। बस आपको इतनी बड़ी बात से मुझे लग रहा है शिक्षा मिल गई होगी कि हमें एक दूसरे के सम्मान कैसे करना है। बच्चों, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, पर आपने ये भी देखा होगा कि हिंदी सब भाषाओं को अपनाती जा रही है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि उर्दू और हिंदी सामंजस्य के रूप में चलती है और बहुत से लोग हमारे ये कह देते हैं कि नहीं जी, उर्दू को हम अपनी भाषा के शब्दों में हिंदी की भाषा में नहीं शामिल करेंगे। परंतु नहीं बच्चों, आपको बता दूं कि अगर ये आप सोचना चाहो कि मैं आज से कबूतर नहीं बोलूँगा, आज से कबूतर नहीं बोलूँगा, क्योंकि कबूतर उर्दू भाषा का शब्द है, और आप कहते हो मैं नहीं बोलूँगा, तो क्या बोलोगे? आप कहोगे मैं तो कपोत बोलूँगा, तकिया नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं तो उपधान बोलूँगा। परंतु अब ये बात एक चीज़ और भी आती है, क्या इनको समझ भी तो आना चाहिए, सही है ना? कपोत और उपधान का मतलब तो समझ आना चाहिए। तो ये जब तक हम दूसरी भाषाओं का सम्मान करने के लिए, हिंदी ने कहा कि ऐसा नहीं करना, हमें उनको अपनाना है। इसलिए उर्दू हो या अंग्रेजी के शब्दों को हो, हम सब का सम्मान करते हुए अपना विस्तार बढ़ाते जा रहे हैं। और हम अपना खजाना कह सकते हो, शब्दकोश हमारा खजाना ही है, हम अपने खजाने को और जोड़ते जा रहे हैं, और जोड़ते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान की ये राजभाषा है, इसलिए वो उनके मन में आ गया कि नहीं तो ये तो पाकिस्तान की भाषा है, हम इसलिए नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है, हमें सब भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सबको एक करके देखना चाहिए। जैसे एक बात और बता दूं मैं आपको, थोड़ी सी गहरी बात है। आपने सुना होगा कबीर का नाम, कवि तुलसीदास जी का नाम, कवि भिखारी दास जी का नाम, ये अनेक कवि थे जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें दूसरी भाषा को अपनाना नहीं है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक जगह लिखा है कि गरीब नवाजू, भगवान श्री राम के लिए लिखा है कि जो भगवान हैं वो गरीब नवाजू है, अर्थात गरीब की रक्षा करने वाले हैं। तो अगर उनके मन में ऐसा होता तो शायद वो शब्द ही नहीं लेते।
और एक बात और लिखा है, भिखारी दास जी ने लिखा है कि तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन को सरदार, जिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। कि उनके काव्य, जो कवि तो वो क्या है, कवियों के सरदार हैं, परंतु उनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द मिले हैं। अगर हम अपनी मातृभाषा को छोड़ देंगे तो मतलब समझ लो कि हमें यह समझ लो कि ऐसे होगा जैसे कोई पतंग होती है ना, जो टूट जाती है डोर से तो वो अलग हो जाती है, ऐसे ही हमारा सम्मान भी कम हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी भाषा को सम्मान दिलाना है, सम्मान करना है, पर दूसरी भाषा का सम्मान कम नहीं करना। उसके बाद मैं और बता दूं कि जो देश जहां हिंदी के साथ साथ अपनी भाषा का तो बोल ही रहे हैं, परंतु हिंदी को बहुत ज़्यादा महत्व देने के लिए अमेरिका जैसे देश में लगभग 50 विश्वविद्यालयों में हिंदी को पढ़ाया जा रहा है। अमेरिका बहुत समृद्धिशाली देश है, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं, और बहुत से देश हैं जहां हिंदी पढ़ाई जा रही है, और बहुत से देशों में तो बहुत ज़्यादा। और अमेरिका में जब मैंने कहा 50 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, तो इसका मतलब आप समझ लो कि विश्व के तीसरी बड़ी सबसे बड़ी भाषा है हिंदी, तीसरी सबसे बड़ी भाषा है हिंदी, क्योंकि चीनी इंग्लिश के बाद हिंदी का स्थान आता है। तो मैं अब ज़्यादा न कहते हुए यही कहूँगा बच्चों कि हमें अपनी भाषा को मान सम्मान दिलाते हुए अपने मन में एक दिन नहीं रोज़ हिंदी दिवस मनाएं, हिंदी को मान सम्मान दिलाएं। और यही कहूँगा कि हमें आने वाले समय में, अब एक चीज़ और रह गई कि आने वाले समय में हिंदी का कहीं बोलबाला कम नहीं होने वाला। आप डरने की ज़रूरत नहीं। अब आप कंप्यूटर में पढ़ रहे हो, देख रहे हो कि जो पैसा सबसे ज़्यादा कमाने की बात होती है ना, हर किसी को भूख होती है कि भौतिक सुख पाना है, अर्थात पैसा कमाना है। तो पैसे के लिए अगर देखो तो जितने आप टीवी चैनल देखते हो ना घरों में, कितने टीवी चैनल हैं, उसके अंदर आपको दिखता होगा कि सारे के सारे और न्यूज़ चैनल हिंदी में ही ज़्यादा से दिखे जाते हैं। इसका मतलब है कि उसके अंदर पैसे की कहीं कमी नहीं है। और ऊपर से जब AI का जो ज़माना आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर जो आप देख रहे हो कि AI में तो सब लोग अधिक से अधिक ये काम शुरू हो गया है कि हमें हिंदी में कार्य करना शुरू कर दें, जिससे क्या होगा, आने वाला जो समय, एक और बढ़िया बात हो रही है, क्योंकि अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो आप उसको किसके चैट GPT के माध्यम से क्या करोगे, इंग्लिश में बना दोगे। इंग्लिश कर रहे हो तो हिंदी बना दोगे, इसलिए कोई पता ही नहीं चलेगा किसी को कि आपकी भाषा कौन सी है। तो अब मैं ज़्यादा न समय लूँ, यही कहूँगा कि भारत माँ का सम्मान है, अभिमान है। भारत माँ का सम्मान है, अभिमान है। हर भारतवासी की कामना, हमारे साहित्य का गौरवगान है, हमारे साहित्य का गौरवगान है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत होकर हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा प्राण है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज़ है, हिंदी हमारी चिंता, हिंदी हमारा आन है, हिंदी हमारा प्रेमचंद की लेखनी का गान है, हिंदी में बच्चन पंच का मधुर संगीत है, हिंदी में तुलसी सुरमीरा जयसी की तान है। जब तक गगन में सूरज की लगी हिंदी रहे, तब तक रंगी राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारे व्यंजन की अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, वाणी का शुभ वरदान है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। 7वीं ए की छात्रा को बुलाना चाहूंगा। हिंदी है भारत की आवाज़, हिंदी है हर दिलों की जान। माँ की बोली मातृभाषा हमारी अपनी पहचान है। हिंदी भाषाओं में सबसे सरल है, सपनों का आधार यही। आओ मिलकर इसका मान बढ़ाएं, सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। जब जब हिंदी गूंज उठेगी, भारत की धड़कन बोलेगी। हिंदी दिवस पर प्रणय लें, हिंदी में अपना प्यार पिरोएं। धन्यवाद। प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार है। संस्कृत से जन्मी है हिंदी, शुद्धता का प्रतीक है हिंदी। लेखन और वाणी दोनों को गौरवान्वित करवाती हिंदी।
उच्च संस्कार और वीरता है हिंदी, सतमार्ग पर ले जाती हिंदी। ज्ञान और व्याकरण की नदियाँ मिलकर सागर स्रोत बनाते हिंदी। हमारी संस्कृति की पहचान है हिंदी, आदर और मान है हिंदी। हमारे देश की गौरव भाषा एक उत्कृष्ट एहसास है हिंदी। धन्यवाद। आज का प्रश्न के लिए आयती को प्रिय सहपाठियों, आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो हमारे लिए एक विशेष दिन है। हिंदी भारत की नहीं बल्कि विश्व की तीसरी कही जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा का उपयोग आज सबसे ज़्यादा अधिक आबादी द्वारा किया जा रहा है। दुनिया भर में आधे अरब से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। भारत में कई राज्यों में सरकारी संवाद की भाषा भी हिंदी है। इसका उपयोग केंद्र सरकार और भारतीय संसद में भी किया जाता है। बिजनेस में भारत के संचार के लिए हिंदी एक आवश्यक भाषा है। कई व्यवसायों को अपने कर्मचारियों को हिंदी में पारंगित होने की आवश्यकता होती है, खासकर यदि वे देश के उत्तरी हिस्से में काम करते हैं जहां हिंदी प्रमुख भाषा है। हिंदी सीखना उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है जो भारत में काम करते हैं या व्यवसाय करने की योजना बना रहे हैं। हिंदी जानने से आपको भारतीय राजनीतियों और अधिकारियों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद मिलती है। भारतीय न्यायपालिका की भाषा भी हिंदी है और कई कानूनी दस्तावेज हिंदी में लिखे जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में कई स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में हिंदी एक माध्यम है। कई शैक्षणिक संस्थान हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में भी पेश करते हैं और छात्रों को हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद। कविता सुनाना चाहती हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। इंग्लिश में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मोम बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नज़र चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाए। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। हिंदी दिवस पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। भाषा मेरी है अनमोल, बड़े ही मीठे इसके बोल। हिंदी भाषा मेरी सीधी साधी, लिखूं इसे तो कहीं मात्रा और बिंदी आती। लगती अपनी भाषा मुझे बहुत प्यारी, दूसरी भाषाओं से भी है इसकी यारी। पर रहने लगी है मेरी हिंदी भाषा बहुत उदास, जब से हमने अंग्रेजी को बनाया ही है बहुत खास। दो मुझे भी मेरे हिस्से का समान, आखिर मुझसे ही तो बना है नाम हिंदुस्तान। आओ मिलकर हिंदी को उसकी पहचान दिलाएं, खोया हुआ उसका समान उसे लौटाएं। धन्यवाद। भाई चाचे हेलो हाल कर दे। अब मैं कक्षा 11 के नवीन को बुलाना चाहूँगा कि वे आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें। नवीन। दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन हमें हमारी मातृभाषा हिंदी के महत्व और गौरव की याद दिलाता है। यह अवसर हमें यह सोचने पर विवश करता है कि कैसे हम हिंदी भाषा को सशक्त और प्रासंगिक बना सकते हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षक न केवल ज्ञान के स्रोत होते हैं बल्कि समाज और भाषा के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप सभी शिक्षक ही हैं जो अपनी कक्षाओं में बच्चों को हिंदी भाषा से परिचित कराते हैं और उन्हें इस भाषा का महत्व समझाते हैं। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह हमारी संस्कृति, परंपरा और विचारधारा का प्रतिबिंब है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें देश की व्यापक आबादी संवाद करती है। यह हमारी दैनिक बातचीत, विचार विमर्श और भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सुलभ माध्यम है। शिक्षकों का काम केवल विषय को पढ़ाना नहीं है बल्कि उस माध्यम को भी मजबूत करना है जिसमें ज्ञान दिया जाता है। हिंदी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने से बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ाव महसूस होता है और वे जड़ों से जुड़े रहते हैं। धन्यवाद। आज का आपका दिन मंगलमय हो।
आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चलना ना अखरता है। इसी नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़ मत भागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। क्या है विनम्रता? आइए देखते कुछ पंक्तियों के माध्यम से क्या है हिंदी। कि परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, वो परिधान बचाने में उमड़ी थी ज्वाला शौर्य क्रांति की माँ की शान बचाने में। पर क्या अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ संघर्षों का, बलिदानों का, संभावों का, क्या अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ अभियानों का, संघर्षों का, बलिदानों का, उद्धृत यशस्वी छाया का, रण की खून से लथपथ काया का। था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का, था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का, 47 को लांग गया, मुगले गोरों से भी जीता था पर काले अंग्रेजों से हार गया। अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द मधुराव लगते हैं, साहित्य सबशी भाषा तो अब दीर्घ ध्वनि से लगते हैं। अरे वेदों में तो किस्से हैं, आज की युवा पीढ़ी की विचारधारा क्या है कि वेदों में तो किस्से हैं, इतिहास उन्हें बस रहने दो, तुलसी काली को मुख रखो पुस्तकों में सिमटे रहने दो। अरे भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से तब झुक जाता है जब भारत माँ का बच्चा हिंदी कहने में कतराता है। अरे माथे का चंदन हिंदू है, क्या है हिंदी? पंक्तियां देखिए कि माथे का चंदन हिंदू है, भारत का बंधन हिंदी है, गौरव का मर्दन हिंदी है, लौटा अभिनंदन हिंदी है। हिंदी राग नहीं, हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, लोगों के दुष्ट भाव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है। अरे जोड़े जो 28 बेटों को, हिंदी तो भारत माँ की आशा है। पर तिरस्कार उस आशा का, तिरस्कार उस आशा का, गरम लहू बल खाता है जब हिंदी माँ के सम्मुख कोई जब प्रश्न चिन्ह दिखलाता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, मैं भारत माँ का बेटा हूँ। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना ही हिंदी का अभिमान है, मैं भारत माँ का बेटा हूँ। अपनी भाषा का सम्मान है, अपनी भाषा का सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए बच्चों, खूब अच्छी मेहनत से कविता सुनाई, कविता को ऐसे ही सुनाना चाहिए। अब मैं हमारे गुरुजी प्राचार्य महोदय से आग्रह करूंगा कि वे आएं और बच्चों को इस दिन पर आशीर्वाद स्वरूप कहें। सर, सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात हिंदी की चली है तो हमें विचार करना पड़ेगा कि हम किस हिंदी की बात कर रहे हैं। साहित्य की चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि साहित्य के लिए रुचि होना आवश्यक है और जिसमें रुचि होगी वो किसी के बांधे नहीं बंधेगा, अन्य भाषा उसको बांध नहीं सकती। जिसको हिंदी से अनुराग हो जाएगा वो साहित्य की तरफ अपने आप चला आएगा।
हम बात करते हैं उस हिंदी भाषा की कि 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के साथ बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न खड़े हुए थे। पहला प्रश्न तो यही था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, इस देश का कानून कैसा होगा और उस कानून को बनाने की संरचना कैसी होगी, विधायिका कैसी होगी, कार्यपालिका कैसी होगी, न्यायपालिका कैसी होगी, इन सब चीजों के ऊपर प्रश्न चिन्ह था। लेकिन धन्य हैं हमारे वो पूर्वज जिन्होंने पराधीनता की गुलामी से निकलकर जब आजादी को अंगीकार किया तो उन्होंने केवल उस समय तक की सोच को सीमित नहीं रखा, उन्होंने व्यापक दृष्टिकोण के साथ वो आगे आए। संविधान की संरचना के लिए समिति का गठन हुआ, उसमें फिर अंदर सब समितियां बनाई गई, सबको अलग अलग दायित्व दिए गए। तो बीच बीच में छोटी छोटी चीजों के ऊपर प्रश्न आते रहे। इस देश का ध्वज क्या होगा, हर देश का कुछ राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, वो क्या होंगे, इस देश का राष्ट्रगान क्या होगा, राष्ट्रगीत क्या होगा, इस देश की भाषा क्या होगी। जब प्रश्न आया भाषा का तो हम तो 562 रियासतें मिलकर एक देश बना था और हर रियासत की अपनी अपनी वानगी थी, अपनी अपनी संस्कृति थी, अपनी अपनी भाषा थी और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले जो प्रतिनिधि थे, हर आदमी चाहता था कि मेरी भाषा को संविधान में जगह मिले। उसमें कुछ अंग्रेजी के पक्षधर भी थे, क्योंकि लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, तो अंग्रेजों ने इतना तो फैलाव अंग्रेजी भाषा का कर दिया था कि भारत के हर रियासत में, हर प्रांत में अंग्रेजी बोलने वालों की एक अच्छी खासी संख्या मिल रही थी। लेकिन ये ऐसा मुद्दा था जिसमें सर्वसम्मति नहीं बनी, वोटिंग करवानी पड़ी सदस्यों के बीच में। और जो वोटिंग हुई, क्योंकि हिंदी एक बहुत बड़े प्रांत के ऊपर बोली जाती थी, तब संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 में इस प्रस्ताव के ऊपर मोहर लगाई कि भारत देश की भाषा, राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। और घोषणा हुई कि तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और प्रावधान किया संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक, ये जितने भी अनुच्छेद हैं, ये हिंदी भाषा के प्रयोग, देवनागरी लिपि के प्रयोग, राज्यों को क्या निर्देश हैं, केंद्र को क्या निर्देश हैं, सरकारी कार्यालयों को क्या निर्देश हैं, कौन इसका अध्यक्ष होगा, इन सब के बीच में प्रावधान रखे गए। क्योंकि फैसला वोटिंग से हुआ था, बहुमत से हुआ था, इसलिए उन लोगों को भी छोड़ा नहीं जा सकता था जो वोट में हार गए थे। आपत्तियां आई, संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि आज से 15 वर्ष तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर हिंदी का प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान दें और जब तक सभी राज्य, सभी कार्यालय सक्षम नहीं हो जाते, तब तक एक वैकल्पिक भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा के समरूप चलेगी, समानांतर चलेगी और रोमन इसकी लिपि रहेगी। और ये प्रोविजन रखा गया था 1965 तक। लेकिन 1965 आते आते जब सभी राज्यों की
सभी विधानमंडलों की, सभी कार्यालयों के कार्यों की समीक्षा की गई तो पाया गया कि इन 15 सालों के अंदर इतना काम नहीं हो पाया कि हम हिंदी भाषा को संपूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दें। संविधान के इस आर्टिकल के ऊपर संसद में चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद फिर से समय सीमा 10 साल के लिए बढ़ा दी 1975 तक। और इस देश का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, हर बार 10 साल का वो टाइमलाइन आती है और टाइमलाइन आने के बाद हमारी संसद बेचारी इस मामले में लाचार खुद को पाती है कि इतने प्रयास के बावजूद हम इतने सबल नहीं बना पाए व्यवस्था को कि सभी राज्यों के कार्यालय वो इतने सक्षम हो जाएं कि वो पूरी रूप से हिंदी के ऊपर निर्भर हो जाएं। सबसे बड़ी समस्या आती है न्यायपालिका को लेकर। और अब ये कैपिंग जो लगी है 2025 तक लगी है, देखते हैं सरकार 2025 में इसके ऊपर क्या फैसला लेती है। क्या ये प्रोविजन हटेगा और हिंदी को अंग्रेजी के साथ चलने की जो मजबूरी है कार्यालयों के अंदर, आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्यालयों की बात कह रहे हैं जहां पर सरकारी पत्राचार होता है। उम्मीद यही है कि हिंदी संपूर्ण रूप से जिस पद की हकदार है, क्योंकि हर देश की भाषा है और भारत जैसे देश के अंदर अगर हिंदी इसकी राजभाषा नहीं होगी तो और कौन सी राजभाषा हो सकती है। तो उम्मीद है 2025 में हिंदी को अपना वो गौरव मिले, वो संपूर्णता के साथ सभी राज्यों, केंद्र सरकार और सभी कार्यालयों के अंदर अपना वो स्थान बनाए कि अंग्रेजी के बैसाखियों की जरूरत हिंदी को ना रहे। लेकिन हम सबका दायित्व तो बन जाता है फिर कि हम अपने शब्दकोश को कम से कम इतना विस्तृत करें, जब हिंदी के शब्द खोजने की बात आए तो हमें खोजने ना पड़े, सहज हमारे स्वभाव के अंदर वो परिलक्षित होना स्टार्ट हो जाए। जब हम इस अवस्था में आ जाएंगे तब निस्संदेह हमारे कार्यालय भी सक्षम होंगे और पूरी सक्षमता के साथ हम हिंदी का जो गौरव है उसको दिला पाएंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ कि हिंदी फले फूलेगी, जिस ढंग से विस्तार कर रही है उस ढंग से विस्तार करेगी और हिंदी भाषी जो व्यक्ति है वो अन्य भाषाओं के मुकाबले अपने आप को किसी भी मायने में हीन ना माने, उसमें हीनता की भाषा ना रहे, क्योंकि हमारी एक मनोग्रंथि बन गई है। हमारे सामने अगर कोई अंग्रेजी के अंदर 5 मिनट 4 मिनट अपना उद्बोधन दे लेता है तब उससे ज़्यादा प्रभावी नज़र आते हैं, और उसके बजाय कोई आधा घंटा अगर हिंदी में हमारे सामने में अपनी बात रखता है तो हम ये मानते हैं कि शायद इसका ज्ञान कुछ कम होगा। भाषा केवल एक माध्यम है, उस माध्यम से आदमी के ज्ञान का आकलन हम नहीं कर सकते कि वो कम ज्ञानी है या वो ज़्यादा ज्ञानी है। इसलिए जिस भाषा में आपको सहजता महसूस हो उस भाषा को अपनाना है और उस भाषा को आगे बढ़ाना है। इसी शुभकामना के साथ एक काम छोटा सा आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के प्रार्थना पत्र आते हैं, छुट्टी के लिए आते हैं या माफ़ी के लिए आते हैं, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है वो चाहे किसी भी भाषा में आए उसमें 8 से 10 गलतियां होती ही होती हैं। तो आज हम प्रण लें, कम से कम हर बच्चा अपने स्तर पर कम से कम जो प्रार्थना पत्र है उसको तो सही प्रारूप के अंदर, सही वर्तनी के अंदर लिख पाए। दायित्व तो मैं दे रहा हूं हमारे सभी हिंदी शिक्षकों को कि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। आप लोगों ने कम से कम इतना सक्षम इन बच्चों को बना देना है कि ये 4 से 5 प्रार्थना पत्र बिना किसी त्रुटि के लिख सकें, उसमें वर्तनी की त्रुटि ना हो, शब्दों की त्रुटि ना हो। तैयार हैं इस काम के लिए? चलिए, अच्छी बात है। इसके साथ में
एक दो सूचना भी है। एक तो आपका